नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 12th, वैसे तो 13th है, माफ़ कीजिएगा। बट क्या हुआ था ना, कल का जो करंट अफेयर्स है वो थोड़े छूट गए थे एंड ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स इट कुडंट हैव बीन अपलोडेड यस्टरडे। सो हम लोग क्या करेंगे, आज ही 12th एज वेल एज 13th दोनों के कंपाइलेशंस को प्रॉपर्ली आपके सामने प्रेजेंट करने वाला है, जिसका सोर्सेज होने वाला है असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। एंड इसका जो पीडीएफ लिंक रहेगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जा रहा है। आप उसको डाउनलोड भी डायरेक्टली कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग अपरूप असोम। देखो पीछे में देख रहे हो, देखो हमारे सीएम एंड वेरियस कलीग क्या कर रहे हैं ना, पीछे में एक बुक काइंड ऑफ चीज़ आपको दिख रहा है, अपरूप असोम लेसर नोन डेस्टिनेशंस। देखो एक्चुअली असम में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए यह बुकलेट जारी किया गया है, और जारी एक मेन ओकेजन भी है, पता है क्या है, 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसके तहत असम में 75 ऐसे लीस्ट एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस के बारे में लिखी हुई है अपरूप असोम में, ठीक है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए, कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था असम गवर्नमेंट का न्यू टूरिज़्म पॉलिसी ऑफ 2022, जिसके तहत सरकार ने बोला था दैट अलग अलग सेक्टर में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिश करेगी दैट जो भी कर सकती है, जिसमें टी गार्डन्स विजिट को प्रमोट करने की बात की जा रही थी। बताई जा रही थी दैट क्यों ना हम लोग टी एक सर्किट लॉन्च करें, वेरियस हेरिटेज सर्किट्स लॉन्च करें, शंकर देव के रिलेटेड बेसिकली बहुत सारे सर्किट्स लॉन्च करें। तो देखो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स है, कोई भी अगर पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भी अगर आप डेवलपमेंट लाना चाहते हो तो देन दैट यू हैव टू ब्रिंग द कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स इन इट, राइट। सो दैट इज़ व्हाट असम गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग हियर, राइट। नेक्स्ट दोस्तों पर्सन्स इन न्यूज़ था, आई थॉट दैट वेदर ये आता है या नहीं, बट स्टिल लेट्स सी फ्यू थिंग्स लाइक जगदीप ढांडेकर 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। पवन कुमार बौर ठाकुर जो कि नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी बनने वाले हैं ऑफ असम। तो नाम जस्ट कभी याद रखिए, यू नेवर नो कब कैसे काम आ जाए। नेक्स्ट वर्ल्ड लायंस डे के बारे में देखो, वैसे तो ये 10 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया गया था दोस्तों, बट क्या कहना दैट हम लोग कोई भी पार्ट हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो लायंस के रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स लिखी गई थी एक आर्टिकल में, इसी के बारे में हम लोगों ने भी एक्सट्रैक्ट किया। जैसे बोला जा रहा है दैट ओवर द कोर्स ऑफ 5 डिकेड्स, मतलब 50 साल में ग्लोब में लायन का पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्रीज़ किया है बाई 95%। अब आप खुद सोचो, अगर सोचो 50 साल पहले 100 लायंस रहते होंगे तो अभी मात्र 5 लायंस रहते हैं, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब क्या, जब इतना ज़्यादा कोई भी पॉपुलेशन का डिक्रीमेंट होगा तो क्या व्हाट डज इट कॉल फॉर, इट कॉल्स फॉर देयर कंजर्वेशन, राइट। लायन, इसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा लियो, सेकेंड लार्जेस्ट कैट्स है आफ्टर द टाइगर्स। ये ग्रुप में रहते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ों के ग्रुप के अलग अलग नाम होते हैं ना, तो जब ये ग्रुप में रहते हैं तो उनको कहा जाता है प्राइड। ये की स्टोन प्रेडेटर है, एपेक्स प्रेडेटर है। IUCN स्टेटस में अगर देख लोगे तो वैसे तो 2 किस्म ऑफ लायंस है, जिसमें एशियाटिक लायंस और अफ्रीकन लायंस है। एशियाटिक लायंस जो एशिया में मतलब इंडिया में पाया जाता है, हमारे गिर वाले रीजन में, ठीक है, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ना। और अफ्रीकन लायन की अगर बात करें वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। क्लियर है। यहाँ पर इंडिया में गिर फॉरेस्ट गुजरात एकमात्र ऐसा वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन जोन है ऑफ एशियाटिक लायन, ठीक है। इनफैक्ट बाहर में भी है, बट बाहर में अफ्रीकन लायंस होंगे, ठीक है। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ लायंस इंडिया में अगर देख लीजिएगा वो एक्सपैंड ही किया है। 2015 से 2020 में अगर देख लीजिएगा तो ये बढ़ा है 523 से 674 तक का पॉपुलेशन, है ना। नाउ एक डिफरेंस ज़रूर होता है दोस्तों मेल्स लायन और फीमेल्स लायन में। मेल्स के पास जो है ना गले में जो वो लोम होता है ना, वो बाल जो होता है वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, है ना, ऑफ द हेयर अराउंड देयर हेड, बट वहीं पर फीमेल्स के ऐसे नहीं होते। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। नेक्स्ट लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर LEM, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इसको, लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर क्रू एस्केप सिस्टम को। कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। ना ये क्यों किया जा रहा है पता है, अब पता है आपको दैट हम लोग गगनयान मिशन भेजेंगे, जिसके तहत लोगों को लिटरली भेजा जाएगा स्पेस में, है ना। सो ये क्रू एस्केप मिशन का ही यह पार्ट है लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर। देखो एक्चुअली क्या है ना दैट यू नेवर नो
दैट जब आप उसको लॉन्च कर रहे हो लोगों को, तो वो रॉकेट ही बीच में अगर गड़बड़ा जाए तो एटलीस्ट लोगों के जिससे जान हिफाजत रहे, इसीलिए यह क्रू एस्केप सिस्टम बनाया जा रहा है ना, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू किया जा सके। इनफैक्ट इन केस ऑफ मिशन अबॉर्ट, होता नहीं है दैट अबॉर्ट कर दिया मिशन, है ना, अचानक से कुछ इतना बड़ा फॉल्ट दिखा जिससे मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, तो उस केस में लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड जो थ्रस्ट होता है ना इस क्रू एस्केप मिशन को लेकर, तो वो चीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर टेस्ट करोगे तो यू विल बी अश्योर्ड दैट हाँ, अगर कल को जब हम गगनयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं उस समय अगर कुछ फॉल्ट्स या फिर फॉलीज आ जाए तो हम एटलीस्ट लोगों को सेव कर सके, एस्ट्रोनॉट्स को सेव किया जा सके, है ना। सो लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर ये एक डिस्टिंक्टिव स्पेशल पर्पस सॉलिड रॉकेट मोटर है जिसके 5 रिवर्स फ्लो नोजल्स है और ये जनरेट करता है मैक्सिमम सी लेवल थ्रस्ट ऑफ 842। बेसिकली ये आपको जानना नहीं है कि क्या है ये टर्म्स, ठीक है, मतलब इतना लेवल ऑफ थ्रस्ट ज़रूर देगा जिससे क्या वो एस्केप मॉड्यूल सिस्टम जो है ना वो बाहर आ जाए, ठीक है, और एस्ट्रोनॉट्स सेफली ओशन में लैंड कर सके, है ना। नेक्स्ट इको स्ट्रेस, नासा का ये इनिशिएटिव है इको स्ट्रेस विच स्टैंड्स फॉर इकोसिस्टम एंड स्पेस बॉर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेस स्टेशन। इसके तहत नासा डिकोड करना चाहती है पैटर्न्स एंड रीजंस बिटवीन वाइल्ड फायर। ध्यान दीजिएगा, इको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कभी भी आ सकता है, क्योंकि देखो नासा अगर वाइल्ड फायर का पैटर्न देख रही है सिर्फ अपने देश में ही तो नहीं देखेगी ना, दुनिया भर में, ठीक है। तो ये एक मल्टीपल वेवलेंथ इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर रहेगा जिसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहेगी, क्योंकि ये वाटर यूज बाय वेजिटेशंस को प्रॉपरली इफेक्टिवनेस की तरह देखेगी। देखो इफेक्टिवनेस मतलब क्या, कहीं पे भी सोचो वाइल्ड फायर अगर होता है तो क्यों होता है, वाइल्ड फायर की जब भी मैं बात कर रहा हूँ मतलब वाइल्ड रीजन में फायर हो रहा है ना, तो वाइल्ड रीजन में अगर फायर होता है तो क्यों होता है, इवापोट्रांसपिरेशन के लिए। इवापोट्रांसपिरेशन क्यों होता है, दैट वेजिटेशन के द्वारा, उस रीजन के वेजिटेशन के द्वारा कितना वाटर यूज़ किया जा रहा है। अगर सोचो बहुत कम वाटर किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ही हो जा रहा है, तब उस पेड़ के पास ज़्यादा वाटर तो नहीं बचा ना, तो उस केस में आपका जाकर वाइल्ड फायर होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो by measuring the rate of release of water by plants, the intensity of coming wildfire can be measured। जी हाँ दोस्तों, अगर प्लांट्स के द्वारा अगर पैटर्न को देख लिया गया ना दैट कितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस किया जा सकता है फ्यूचर में दैट आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे वाइल्ड फायर हो सकते हैं, ठीक है। एक स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट ब्लू बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि सेबी ने प्रपोज किया ब्लू बॉन्ड सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए। ना ब्लू बॉन्ड होता क्या है, जैसे आपने ग्रीन बॉन्ड के बारे में तो जैसे सुना है ना दैट ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स उठाए जाते हैं मार्केट से, है ना, और एक पर्टिकुलर समय के बाद उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो वैसे ही ब्लू बॉन्ड्स होते हैं जो क्या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं टू सपोर्ट द इन्वेस्टमेंट इन हेल्दी ओशंस एंड ब्लू इकोनॉमीज। ना ये सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन होता है ओशन रिसोर्सेज का, फिशिंग, एक्सट्रैक्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। मतलब अगर सोचो आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है जिससे प्रॉपरली आपको एक्सप्लॉयट करना है ओशन रिसोर्स, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की आपको निकालना है, या फिर फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को कमर्शलाइज करना है, या फिर कुछ ऐसा हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है और आपके पास पैसे नहीं है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, तो उस केस में आप ब्लू बॉन्ड्स के तहत पैसे को उठा सकते हो, है ना। अब ब्लू बॉन्ड्स रहेगा तो लोग भी पता है क्या करेंगे ना, पैसे दे देंगे, क्योंकि लोग पीपल विल थिंक दैट चलो ये इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, चलो पैसे लगा देते हैं, है ना। हाँ, तो इट विल कैटलाइज SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में क्या लिखा हुआ है, लाइफ बिलो वाटर को सेव करना है ना। तो हम ये प्रोजेक्ट्स तो ऐसे ही होने वाले हैं जो क्या लाइफ बिलो वाटर को ख़त्म ना करे, ठीक है। UN, अब हमको पता होना चाहिए 2021 से 2030 भी क्या मनाया जा रहा है, UN डिकेड ऑफ ओशन साइज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो उस केस में अनडाउटेडली ये ब्लू बॉन्ड का इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहला ब्लू बॉन्ड किसके द्वारा निकाला गया था? रिपब्लिक ऑफ सेशंस के द्वारा 2018 को निकाला गया था, ठीक है। सो अभी इंडिया भी कर रही है। एनीवेज नेक्स्ट, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। दोस्तों देखो ध्यान देना, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जो क्या बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि संवाद जो कि एक वर्चुअल इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इसको स्टार्ट किया गया था इस मॉडल स्कूल को 1997-98 के द्वारा, जिसके तहत कोशिश की जा रही थी दैट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उन लोग को प्रॉपरली एजुकेशन मिल सके। एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% ऑफ एसटी पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन्स विल हैव दिस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। मतलब समझे, अगर कहीं पर सोचो अगर सिर्फ 100 ही लोग रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में तो उस केस में नहीं होगा, एटलीस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन वहाँ की एसएसटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, है ना। और मिनिमम तो आपका जाके 20,000 मतलब मिनिमम 40,000 अगर का गांव है और उसमें 20,000 अगर लोग आर एसटीज, देन इन दैट केस वहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सेटअप की जाएंगी। इसकी प्रोविजंस भी की गई है, जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275 अगर देख लीजिएगा उसमें इसके एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं। ये सेटअप एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। और वैसे अगर एसटीज़ के बारे में देख लीजिएगा तो इंडिया में अराउंड 11 करोड़ की इनकी पॉपुलेशन है, जिसमें 8.6% जो है वो टोटल पॉपुलेशन के वो दे कंस्टिट्यूट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल इन इंडिया। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालयन नेटवर्क, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ था दोस्तों। एक्चुअली देखिए क्या हुआ है, चाइना नेपाल के साथ बहुत क्लोज आ रहा है, ये आपको पता है। नेपाल भी इनफैक्ट चाइना के पास इसलिए क्लोज आ रहा है क्योंकि नेपाल को पैसे मिल रहे हैं चाइना से। मतलब नेपाल भी कहीं ना कहीं वही गलती रिपीट करना चाहता है जो क्या श्रीलंका ने किया है, जो क्या पाकिस्तान ऑलरेडी कर रही है, ठीक है, डेट ट्रैप में फंस जाना, है ना। इनफैक्ट चाइना तो इसको बोलती है दैट हाँ भैया ये तो हमारा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। बट अगेन इसके तहत चाइना ने इनको बोला हुआ है हम लोग आपके देश में रेलवेज़ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को प्रॉपरली सेटअप करेंगे, है ना। और वही तो चाहिए ना नेपाल को इन्वेस्टमेंट चाहिए, आराम से मिल रहा है, ठीक है। बट अगेन ये अगर देखोगे इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल स्टेप्स है जो क्या नेपाल के द्वारा लिया जा रहा है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के रिलेटेड न्यूज़ था। नाउ क्यों न्यूज़ था वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तब भी देख लीजिए दैट कैबिनेट ने अप्रूव किया फाइनली रेटिफाई करना अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है क्या, पहले तो ये जानते हैं, उसके बाद समझेंगे दैट क्यों कैबिनेट अप्रूव करना चाहती है रेटिफिकेशन। सो ये एक यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1874 को बाई अ ट्रीटी विच इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ बर्न, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर अगर देख लीजिएगा स्विट्ज़रलैंड के बर्न शहर में, इसीलिए तो ट्रीटी ऑफ बर्न के तहत 1874 में ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी सेटअप किया गया था जिसका एम था कोऑपरेशन करना बिटवीन द पोस्टल सेक्टर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और इसके मेंबर्स अगर देख लीजिएगा करंटली 192 मेंबर्स है। इंडिया इसका मेंबर बना था 1876। 1874 में यह ट्रीटी आया था, 2 साल बाद इंडिया इसका मेंबर बन गया था। एनी मेंबर और नॉन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मतलब जो क्या यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स के मेंबर नहीं है, वो भी अगर चाहे तो इसके मेंबर बन सकते हैं, बशर्ते यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 2/3 ऑफ कंट्रीज जो है उनका अगर अप्रूवल मिले तो। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटीज़। रिसेंटली दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था दैट रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ कॉन्ट्रारी टू द लॉ। ना हुआ क्या था, देखो सुप्रीम कोर्ट द केरला एजुकेशन बिल केस 1958 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था माइनॉरिटीज़ बी आइडेंटिफाइड एट अ ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब माइनॉरिटीज़ को जो है ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं आइडेंटिफाई करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तभी वर्डिक्ट दिया था। 2008 में फिर से एक वर्डिक्ट आया था जिसमें बोला था दैट लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है उनको डिटरमाइन किया जाएगा बाय टेकिंग द स्टेट एज अ यूनिट, नॉट एट द नेशनल लेवल। माइनॉरिटीज़ इन इंडिया के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करें तो देखो इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। देखो करंटली सिर्फ उन्हीं कम्युनिटी को माइनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज किया जाता है जो क्या नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के सेक्शन 2 के अंडर आते हैं। और वो कौन कौन है, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख,
बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस दैट इज पारसीज और जैन्स, इनको नोटिफाई किया गया एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर इनका देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटीज। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, ये जान के रखिए। लेकिन ये बहुत समय पता है इस टाइप के क्वेश्चन सिविल सर्विस में डायरेक्टली पूछा जाता है, दैट बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड डिफाइन किया गया है। ज़्यादातर केस में 100% केस में नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर केस में वो चीज़ डिफाइन नहीं होता। एनीवेज, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350 भी अगर देख लीजिएगा तो इनमें भी माइनॉरिटीज़ का एक एस्पेक्ट घोषित ज़रूर किया गया है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 29 के तहत राइट टू कंजर्व डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। सो ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देख लो, एग्जैक्टली माइनॉरिटीज़ का डिफाइन नहीं किया गया, बट हाँ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बोला गया। अब इस रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में कौन आएंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में कौन आएंगे, ये फिर सरकार डिसाइड करेगी। समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिसाइड करता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है ना माइनॉरिटीज़ का डेफिनेशन चेंज होते रह सकता है। समझ रहे हो, इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहेगा तो फिर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करोगे, है ना, तो वो झमेला हो जाता है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 30, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, उसमें भी लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। आर्टिकल 350 भी प्रोवाइड करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट स्माइल 75 इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है ये स्माइल 75 इनिशिएटिव। नाउ इसका एम क्या है पता है, इसका एम यही है दैट मतलब वेरियस सिटीज़ और टाउन्स को जो है, म्यूनसिपल एरियाज़ को जो है बेगिंग फ्री बनाना है। लोग भीख मांगते हैं ना, इनको भीख नहीं मांगने देना है। और इनको ऐसा नहीं था भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे भाई, है ना, कहाँ पे जाएंगे, तो उनको रिहेबिलिटेट भी करवाने का काम है अंडर दिस स्माइल 75 इनिशिएटिव। बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है ये। इंडिया में बेगर्स की अगर थोड़ा डेटा की बात करें तो 2011 के सेंसस के आधार पर 4 लाख बेगर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बेगर्स है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में। लीगल अगर स्टेटस की इसकी बात करें तो दोस्तों देखो, एज सच कोई सेंट्रल लॉ तो इस पर बनी नहीं हुआ है, देयर इज़ नो सेंट्रल लॉ, बट कुछ स्टेट्स ने कुछ लॉज अडॉप्ट किए गए हैं। जैसे बॉम्बे में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 अडॉप्ट किया गया, जिसके तहत पिनलाइज किया जाता है बेगरी को। मतलब भीख मांगोगे तो पेनलाइज किया जाएगा। देखो वैसे ये कागजों में लिखी हुई है, एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं होती। मतलब आप खुद सोचो ना, अगर कोई भीख मांग रहा है उसको अगर जेल में घुसा दे रहे हो, तब तो इससे ज़्यादा क्रूरता क्या होगा यार, मतलब कोई भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। एनीवेज, नेक्स्ट लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में न्यूज़ था। क्यों न्यूज़ था, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ना, इन्होंने लॉन्च किया था इंडिजिनस वैक्सीन, जो क्या लंपी प्रोवैक इंड है जिसका नाम। ना ये लंपी स्किन डिजीज़ होता किन पे है, देखो ज़्यादातर कैटल्स में होता है ये लंपी स्किन डिजीज़, ठीक है। देखो, इन्फेक्शियस डिजीज़ इन कैटल्स विच आर कॉज्ड बाय वायरस जिसका नाम है नेथलिंग वायरस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फीवर होता है ना, जिसमें क्या होता है ना, ये लिम्स जो ये फोड़ा फुंसी जो हम लोग बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें म्यूकस जम जाते हैं। वो आप देख लीजिए, मतलब क्या बोलूँ, क्या सब चीज़ें डिस्कस करो, आप देख के ही समझ जा रहे हो, ठीक है। तो एनीवेज आपको यही याद रखना है दैट हाँ ये किन में होता है, ठीक है। इस डिजीज़ के कारण बहुत समय इनके गाय का मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट जाता है, इनकी ग्रोथ, इनफर्टिलिटी हो जाती है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा ये भयानक हो जाता है ना दैट इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस टाइप के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फ्रंट लोडेड अप्रोच बाई सेंटर। ना ये क्या सा सेंटर, ये क्या है भाई, फ्रंट लोडेड अप्रोच बाई सेंटर। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली कुछ फंड रिलीज़ किए गए हैं अंडर दिस फ्रंट लोडेड अप्रोच बाई सेंटर, जिसके तहत आपको पता होना चाहिए दैट सरकार ने जब जीएसटी लाया था ना, तब सरकार ने बोला था दैट हम 5 साल तक जो भी स्टेट्स का जीएसटी में लॉस हो रहा है वो हम लोग कंपनसेशन कर देंगे, 5 साल के बाद नहीं करेंगे। बट 5 साल के बाद अभी भी लेकिन केस बहुत ज़्यादा सुधरा नहीं है, ठीक है। तो उसको देखते हुए फ्रंट लोडेड अप्रोच बाई सेंटर अपनाया जा रहा है, जिसके तहत इंसेंटिवाइज किया जाएगा स्टेट्स को, जिससे स्टेट्स इंक्रीज करें उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो। अब क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा ना दैट सेंटर स्टेट्स को पैसा देगा, और वो स्टेट्स जो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द लो फंडिंग, तो उसको सेंटर से फंडिंग मिल जाएगी। मतलब ये एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है जिसके तहत सेंटर स्टेट्स को मदद कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ सवाल होता है
इन जनरल जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, दैट स्टेट को रेवेन्यू अगर मिलता है तो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो एक तो होता है डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, है ना, जिसके तहत स्टेट का शेयर होता है कुछ टैक्स अंडर द जीएसटी वाला रेजिम। नेक्स्ट इज और जो आपका जाके फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है, स्कीम रिलेटेड ट्रांसफ़र बहुत समय होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, है ना, उसके तहत बेसिकली ट्रांसफ़र किए जाते हैं फंड। फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स तो आपने देखा ही है, और डिफरेंट अदर ट्रांसफर्स भी किए जाते हैं, जैसे बहुत समय बजट के एलोकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सब कुछ है। 15 फाइनेंस कमीशंस का अगर रिकमेंडेशंस देखिएगा तो उन्होंने वर्टिकल रिकमेंडेशंस दैट इज़ यूनियन टू स्टेट्स प्रोवाइड किया था। उन्होंने बोला था दैट स्टेट्स को जो है 41% ऑफ पैसा जो है यूनियन का मिलेगा। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में एलोकेट किया जाता है बिटवीन द स्टेट्स, जिसमें द कमीशन हैज सजेस्टेड 12.5% वेटेज टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, 45% वेटेज उस रीजन का इनकम को रिलेटेड, 15% वेटेज वहाँ के पॉपुलेशन को देखते हुए, 10% टू द फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड 2.5% टू द टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। ठीक है, ये सब अलग अलग सेक्टर है। नेक्स्ट, पैसा एक्ट 1996 के रिलेटेड न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ ने इम्प्लीमेंट किया है फाइनली पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, दैट इज पैसा रूल 2022। पैसा रूल्स 2022 के अंदर छत्तीसगढ़ ने मैंडेट किया 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। और पैसा एक्ट को इफेक्टिव होने के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट ये रूल्स जो है स्टेट्स के द्वारा फ्रेम किया जाए, है ना। अभी तक का स्टेटस पता है क्या है? 10 ऐसे स्टेट है जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान है, जिन्होंने नोटिफाई किया है 5th शेड्यूल एरियाज़। और उनमें से 7 ऐसे स्टेट्स है इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ एंड गुजरात, जिन्होंने नोटिफाई किया है रूल्स जिससे वो इम्प्लीमेंट कर सके इस पैसा एक्ट को फाइनली। ध्यान दीजिएगा, 10 स्टेट में 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफाई किया गया है रूल जिसके तहत वो इम्प्लीमेंट कर सके इस पैसा एक्ट को। और स्टेट जो क्या 6 शेड्यूल के अंडर आती है वो कौन कौन है, यहाँ पर भी चीज़ें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6 शेड्यूल के हैं। ठीक है, तो 6 शेड्यूल 5th शेड्यूल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है भाई मेरे, है ना। पैसा एक्ट 1996 के रिलेटेड अगर देख लीजिएगा तो ये एक्सटेंड करता है प्रोविजन ऑफ पंचायत टू 5th शेड्यूल एरियाज़। ठीक है, 5th शेड्यूल एरियाज़ मतलब इन एरियाज़ में नहीं, इनको छोड़ के जो बाकी एरियाज़ जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इट इंश्योर्स सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा, है ना। एंड इसके रिलेटेड कुछ बहुत सारे प्रोस कॉन्स भी है, वो आप लक्ष्मीकांत में ही रेफर कर दिएगा दोस्तों, क्योंकि अगेन देख लीजिएगा ऐसे ही तो इतना लेसन्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर से पता है कुछ तो मतलब करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो कि मैं कल वाले क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि अभी सब कुछ को कवर भी नहीं कर पा रहा, इतना बड़ा लेसन हो जा रहा था, आप खुद बोर्ड खा जाओगे। ठीक है, तो डोंट वरी, देखो ऐसा संडे को ज़्यादा न्यूज़ होता नहीं है। ठीक है, संडे को तो हम लोग पूरा कवर कर ही लेंगे, बट कल भी हम लोग कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर लिया, मतलब इन ऑफकोर्स संडे मंडे, हाँ संडे, कल को आराम से प्रॉपर्ली इंक्लूजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड कॉन्टिनेंट फॉर्म। एक्चुअली देखो, एक नेचर नाम का एक पब्लिकेशन है, तो उसमें कुछ पब्लिश किया गया है और बोला गया है दैट अर्थ का कॉन्टिनेंट किसके थ्रू फॉर्म किया होगा, और वो रीज़न दिया गया है जायंट मेटेओराइट इम्पैक्ट। नाउ अभी तक आप लोगों ने कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन का कितने सारे थ्योरीज पढ़े बताइए तो। हम लोगों ने ज्योग्राफी में डिस्कस किया 2 थ्योरीज, एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, है ना। अब रिसेंटली कुछ दिन पहले ही प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन आया था, जिसमें 2 नए प्लेट्स को डिस्कवर किया गया था, एक इधर में तस्मानिया रीजन में और एक इस वाले रीजन में, इंडिया प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच वाला रीजन में। ठीक है, अब देखो सबका मैं कड़ी को अच्छे से जोड़ूंगा, क्योंकि अभी जो आज वाला जो न्यूज़ है ना, हाउ डिड कॉन्टिनेंट फॉर्म ड्यू टू मेटेओराइट इम्पैक्ट, ये भी कहीं ना कहीं कड़ी से जुड़ी हुई है। जैसे एक जिरकॉन क्रिस्टल इन पिलबाड़ा क्रेटन कौन सा होता है ना, जो ओल्डेस्ट लैंड मास होता है। तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने एविडेंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश किया है ऑफ जिरकॉन क्रिस्टल्स, जो क्या रॉक्स में एम्बेडेड है। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं पता चलता है दैट ये क्रेटन जो है ना, ये रेमनेंट है ऑफ एंशिएंट क्रस्ट, ये वाला रीजन, है ना। अब सोचो ये वाला कौन सा रीजन है, आपका जाकर ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन है ना।
अब रिसेंटली जो प्लेट फाउंड किया गया वो कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है ना। तो ऐसा हो सकता है ना दैट इसके आजू बाजू वाले रीजन में अगर मेटेओराइट इम्पैक्ट हुआ भी होगा तो इसके आजू बाजू वाले रीजन में हुआ होगा, हो सकता है ना। और इस मेटेओराइट इम्पैक्ट के कारण हम बोल सकते हैं दैट ये वाला फॉल्ट शायद क्रिएट हुआ होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं, यू नेवर नो। क्योंकि देखो हुआ क्या है, मेटेओराइट आके टकराया, ठीक है, टकराने से एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, ये वाला नीचे दब गया, देख रहे हो ये वाला रीजन नीचे दब गया, और ये वाला जब रीजन नीचे दबा तो शायद ये वाला भी रीजन उसमें आ सकता होगा, ठीक है। यू नेवर नो अबाउट इट बिकॉज अभी भी 100% एविडेंसेस हमें नहीं निकले। देखो वही मैं बार बार क्लास में भी बताता हूँ अपने बच्चों को दैट ज्योग्राफी जो है ना वो 100% साइंस तो नहीं है ना। इन ज्योग्राफी यू कैन नॉट प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS, है ना, जो कि आप फिजिक्स में आप प्रूव कर सकते हो, मैथ्स में आप प्रूव कर सकते हो, इसमें नहीं प्रूव किया जा सकता है। इसमें मोर और लेस द थिंग्स आर बेस्ड ऑन एजम्पशंस ओनली, ठीक है। एनीवेज दोस्तों आते हैं MCQ, कल के MCQ देख लेते हैं पहले। क्रिटिकली रिगार्डिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल 2 स्टेटमेंट दिए गए थे आपको, दोनों स्टेटमेंट में देखिएगा, पहला वाला स्टेटमेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये वाला गलत था, ठीक है। तो अगेन दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही था, तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। AGM-88 हम मिसाइल्स जो था वो क्या था, वो हम लोगों ने देखा था हवाई जहाज़ से लैंड में हिट करता है, मतलब एयर टू सरफेस मिसाइल था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एयर टू सरफेस मिसाइल है नहीं, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज भितरकनिका नेशनल पार्क लाइज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर विल बी ओडिशा, ठीक है। सो करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा BDC, जिसमें BDC, अच्छा संगीता क्या हो गया, BDC सही है, BDC BD ये नहीं है, ज्योतिमय है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, BDC है ना, BDC दोनों गलत है, आज बहुत जनों का गलत हुआ यार, BDC है ना, ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी गलत है ना, BDC ये इनका दूसरा वाला गलत है। चलो कोई बात नहीं, एक दो गलत बीच में होना भी चाहिए, नहीं तो हवा में उड़ने लग जाओगे आप लोग। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटीज, और दूसरा है नो आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एनी माइनॉरिटीज। Which of the following statement given is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next question. Eklavya Model Residential School was in news. This school belongs to BPL family kids, SC family kids, ST family kids and OBC family kids. Next, which among the following statement about Asiatic lion is not correct? They are apex and keystone predator. Their IUCN status is critically endangered. They are second largest cats after tiger and they are found in Gir forest at गुजरात। तो आपको बतलाना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है एशियाटिक लायंस के बारे में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन गाइस, विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।